हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस आज लेके आ गए थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, सपोर्ट दिखाना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करो और गाइस हैंड रिटर्न नोट्स जो होगा हम टेलीग्राम पे आपको देंगे, तो वहां जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, इवन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा, पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ होता है, डिफरेंस मतलब अंतर होता है। मतलब दो लेवल के बीच में जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर दो लेवल के बीच में स्ट्रेंथ डिफरेंस नहीं होगा तो क्या है, चार्ज फ्लो होगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। अगर दोनों सेम लेवल पे तो चार्ज फ्लो होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए स्ट्रेंथ डिफरेंस होना जरूरी है। जब स्ट्रेंथ डिफरेंस होगा तो ही क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। तो इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। गाइस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है, विदाउट क्यों कंफ्यूज होना, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्ट्रेंथ डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा ही नहीं, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो काम कैसे होगा भाई। इसलिए स्ट्रेंथ डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अब गाइस नेक्स्ट है हमारा जो आपके बुक में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो क्या है, एकदम सिंपल सा। ये पहले ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये वाला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये देखो, W मतलब वर्क, Q मतलब चार, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसको याद रखोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये Q मतलब चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब दो लेवल के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज फ्लो होगा और उसी टाइम कुछ वर्क डन होगा कि नहीं होगा। जब चार्ज फ्लो होगा तभी तो वर्क डन होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। याद रखो, मैंने बार बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज फ्लो होने के लिए दो लेवल के बीच में डिफरेंस चाहिए। और जितना ज्यादा अभी जितना करंट फ्लो हो रहा है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि दो लेवल के बीच में क्या डिफरेंस है ना, इसलिए तो चार्ज फ्लो हो रहा है। सो गाइस ये याद रखो, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, सो गाइस अब चलते हैं आगे। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना। फ्री इलेक्ट्रॉन देखो, हर मेटालिक कंडक्टर के अंदर, जितने भी मेटालिक कंडक्टर है, हर मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कुछ एटम हर मेटालिक कंडक्टर के अंदर तो एटम होता ही है। तो एटम के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ। क्योंकि आपको पता है ना, एटम के अंदर एक ऑर्बिट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर जो पहला सबसे रहता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान से सुनो, हर मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो एटम होता है, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, वीकली बाउंडेड होते हैं। वीकली बाउंडेड, पूरी तरह से बंधे हुए नहीं रहते, वीकली बहुत कमजोर तरीके से बांधे होते हैं। और कमजोर तरीके से बंधे होने के कारण ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या बोला, कुछ मेटालिक कंडक्टर जिसके अंदर क्या होगा, एटम्स, और उस एटम्स के आउटरमोस्ट सेल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, वीकली बाउंडेड होता है। इसे वीकली बाउंडेड, अगर घर में देख लो, घर में अगर हमारे पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो हम क्या रहेंगे, आराम से भाई भागूंगा नहीं, घर से कहीं घूमूंगा फिरूंगा नहीं, तो पापा धो देंगे। अगर वही हमें पापा बोलेंगे जा बेटा जो करना है कर, तो तब तो हम फ्री हो जाएंगे ना। तो न्यूक्लियस समझ लो पापा है, पर न्यूक्लियस के साथ ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बाउंडेड नहीं है, पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए ये कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ गाइस इलेक्ट्रॉन का हाल देखेंगे, अभी तक इसको इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ये कैसा रैंडम, कहीं भी घूम रहा है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। पर जैसे ही हमने यहाँ से क्या किया, ये देखो इलेक्ट्रिक कर, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये देखो एकदम स्ट्रेट अपने मोशन, स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करने लगे। दिख रहा है कि नहीं। तो ये इसमें कोई भी हमने क्या कुछ भी सप्लाई नहीं किया, इसीलिए रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फ्लो हो रहे थे। अब आगे एम्पियर,
बहुत सिंपल है गाइस, इस तरह से एम्पियर को याद किस तरह से रखना है। एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो गाइस यहां ध्यान दो, ये आपको इस पे आपको फोकस होना चाहिए। 1 एम्पियर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एम्पियर का किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का। कूलम किसका है? चार्ज का। किसका है? चार्ज का। और सेकंड किसका है? टाइम का। ओके, सो गाइस ये ध्यान दो एकदम अच्छे से, जैसा मैं बोल रहा हूं बस इस पे आपने ध्यान दे लिया ना भाई, आपको डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज, 1 एम्पियर क्या करंट है ना, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ओके, यही इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर of 1 ampere of electric current, 1 ampere of electric current is defined as 1 coulomb। coulomb किसका यूनिट है? चार्ज का। 1 coulomb of charge flow in a conductor in 1 second। ओके, इसी को बोलेंगे हम 1 एम्पियर। ओके गाइस, अगर आपको पता है कि कूलम किसका यूनिट है, कूलम यूनिट है चार्ज का, तो अगर आराम से आप खुद लिख सकते हो चार्ज किस में फ्लो होगा? कंडक्टर के अंदर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किसके अंदर फ्लो हो रहा है? फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 कूलम। हो गया। अब चलते हैं गाइस रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस बता देता हूं। रेजिस्टेंस का काम क्या करता है? टू अपोज द करंट वैल्यू। टू अपोज द करंट वैल्यू, अपोज करना करंट की वैल्यू को, मतलब करंट की वैल्यू को कम करना। यही काम होता है रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। ओके, जहां भी आप रेजिस्टेंस लगा दोगे, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे ना तो करंट कम हो जाएगा। टू अपोज द करंट वैल्यू, तो ये किसका काम होता है? रेजिस्टेंस का। अब ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ बहुत सिंपल सा है, पर आपको ये करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और इसके बाद हमने दोनों एंड्स पे, ए और बी एंड्स पे, मतलब दोनों एंड जहां से करंट आ रहा है और जा रहा है, दोनों एंड्स पे क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ही तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फ्लो होगा ना, तो ही तो करंट फ्लो होगा ना। तो यह हमें लिखना पड़ेगा। अब दोनों के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ में ये लाइन लिखना है, देन इसके बाद जो मैं करवा रहा हूं वो लिखना है। अब जैसे हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल और आर लगेगा। आर इक्वल और आर मतलब क्यों? चलो मैं यहां लिखता हूं फिर से एक बार। जब भी मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो इक्वल और कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन इज रिप्लेस बाय इक्वल और कांस्टेंट, और यहां जो कांस्टेंट लूंगा वो लगेगा मेरे लिए आर। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू, इसको सीधे लिखो v इक्वल टू आई आर। और यही है हमारा ओम्स लॉ। क्या है हमारा? ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ यही है, बस इतना ही तो याद रखना है यार। ये और ये स्टेटमेंट भी लिख दो। आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स मेरे क्लासेस के ऑफलाइन बैच के, तो मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको पूरा सिस्टमेटिक लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ तो मैंने बता दी, ये लिखो और इसको स्टेटमेंट में लिख दो कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक करंट को। और जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो किसके साथ रिप्लेस हो गया? रिप्लेस विद इक्वल एंड कांस्टेंट। और यहां जो कांस्टेंट है वो आर। आर मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? टू ड्रॉप या तो टू अपोज द करंट वैल्यू, अपोज करंट की वैल्यू को अपोज करता है। अब रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम्स। क्या होता है? और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ओके, तो ये याद करो, इसका सिंबल कैसा होता है? इस तरह से। अब चलते गाइस आगे। अगला रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम। एग्जाम में कभी कभी, इसको पहले हम क्लियर कर दे, एग्जाम में कभी कभी आता है डिफाइन 1 ओहम। क्या आता है? डिफाइन 1 ओहम। ये इसको ले लो, डिफाइन 1 ओहम। ये इसका देखो सिंबल है, 1 ओहम डिफाइन करने के लिए आता है। तो गाइस एग्जाम सिंपल है ना, बहुत सिंपल, इतना टेंशन क्या है? तो 1 एम्पियर, पहले बता दूं, वोल्ट ये है यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का, एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट का एंड ओहम है रेजिस्टेंस का। ये आपको पता रहना चाहिए। वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट का, ओम्स है हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट है, याद रखो। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। किसके अंदर फ्लो होगा? कंडक्टर पर। कब फ्लो होगा? when 1 volt of potential difference apply between its ends। जब हम दोनों एंड्स पे क्या अप्लाई करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना करंट फ्लो होगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। देखो 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। कब फ्लो होगा? कब फ्लोज होगा? जब
1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड, जब दोनों एंड्स पे हम क्या अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट, जब इतना डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जितना डिफरेंस कितना रहेगा 1 वोल्ट, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और इसी को हम क्या बोलेंगे 1 ओम्स। हो गया। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम, तो उस कंडक्टर के अंदर कितना रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम्स रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस मतलब करंट की वैल्यू को ड्रॉप करना, कम करना। ओके, तो गाइस इसको अगर आप देख लोगे ना, आपको ये पता रहेगा, देखो मैंने इसी को देख के बोला 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू किसके अंदर फ्लो होता है, कंडक्टर के अंदर। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहां अप्लाई करेंगे, दोनों एंड्स पे, इस अप्लाई बिटवीन इट्स एंड, और इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को हम बोलेंगे 1 ओहम। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 ओहम। अब चलते गाइस आगे। अब रेजिस्टिविटी देखो, आप ध्यान दो, एट अ गिवन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किस रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ अ वायर। सर ये समझा नहीं, कैसे 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 बताता हूं, पहले यहां लिख देता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितना वायर का लेंथ बड़ा करेंगे, जितना वायर का लेंथ बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा ना। सिंपल सी बात है, जितना वायर बढ़ता जाएगा, वायर जितना लंबा होता जाएगा उस पर रेजिस्टेंस उतना बड़ा होता जाएगा। इसलिए आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ वायर। देन इसके बाद दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाऊंगा, ये देखो ऐसा ऐसा ये समझ लो, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया में बढ़ाऊंगा, अभी कम है ना, जितना कम करूंगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। और जितना मैं बड़ा कर दूंगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा कर दूंगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा कर दूंगा उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, पाइप को अगर आप पाइप को दबा दो तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ गया। तो उसी तरह से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं दोनों को एक साथ लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसीलिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड मटेरियल इट इज मेड ऑफ, जिससे भी बना हुआ है। जरूर आप देखो हर मटेरियल में अलग अलग रेजिस्टेंस रहता है, हर मटेरियल में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। किसी में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होता है, किसी में कम फ्लो होता है। तो जिसमें ज्यादा फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट उसमें रेजिस्टेंस कम है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे। जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ दो चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट, इक्वल और कांस्टेंट। तो इक्वल लगा दिया, ये कांस्टेंट हो गया, इक्वल और कांस्टेंट, इसको पहले हटा दें हम, इक्वल और कांस्टेंट। इक्वल और यहां जो कांस्टेंट होगा उसको ही बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। ओके, यही हमारा रेजिस्टिविटी है, इसी को हम बोलेंगे, ये जो हम रेजिस्टिविटी, याद रखो यही रेजिस्टिविटी। अगर आपको चाहिए इसको फाइंड करना तो ए यहाँ डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, आर रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा आर, और ये एल कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। सो गाइस पूरी तरह से दिमाग में फिट कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो इस तरह से फाइंड करेंगे, और ये लिख चाहिए तो लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बताया मैंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना ये कम होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। करंट पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जगह कम है ना, जगह कम हो, ऐसा समझ के चलो, जगह कम है तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या है, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। और जिसको बस इतना समझना है वही बस इतना याद रखे, और ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए, इक्वल एंड रेजिस्टिविटी, इस किसका साइन है, रेजिस्टिविटी का। ए ऊपर चला गया, आर नीचे चला गया, तो ये हो गया हमारा आर ए अपॉन एल। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट।
गाइस इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सिंपल। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, ये हमारा कंडक्टिंग वायर जिसमें से हमारा करंट फ्लो होता है, देन इसके बाद डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, ये सभी हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर मैं बल्ब बोलूं, देखो यहाँ जैसे अगर मैं बल्ब बोलूं तो बल्ब ऐसे नहीं बनाया जाता, ऐसे नहीं बनाया जाता है, इसके लिए ये साइन यूज किया जाता है, ये सिंबल यूज किया जाता है। अगर मैं की बोलूं तो की इस तरह का नहीं बनाया जाता, ऐसा साइन यूज किया जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक सेल बोलूं तो ऐसा नहीं बनाया जाता, ऐसा साइन यूज किया जाता है। तो गाइस ये याद रखो, रेजिस्टेंस ऐसा साइन ऐसा नहीं बनाया, रेजिस्टेंस होता है ऐसे पर ऐसे नहीं बनाया जाता है, इसका साइन ये यूज किया जाता है। ओके, एमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये देखो सभी के लिए साइन, वोल्ट मीटर, ये सभी का साइन आप यूज, ये फिर इसके ओपन टाइप की, प्लग की, ये देखो ऐसा, तो सभी का यूज कर लो। तो ये सभी का यूज करके ये हमारा सर्किट बनाया जाता है। ओके, ये इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आप सबके घर में है कि नहीं है, प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताओ, सर मेरे घर में है इलेक्ट्रिक सर्किट, है कि नहीं है। कोई ऐसा मत बोल देना सर मेरे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ये जो बॉक्स है, ये जो चार्ट है, इसको आपको याद करना चाहिए किसके लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। अब चलते गाइस, नेक्स्ट हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सिंपल सा है, जिसके अंदर जिस सब्सटेंस के अंदर विच हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, हाई बोल रहा हूं, विच वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, और जिसके अंदर कम रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर क्या फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, करंट। क्या फ्लो होता है, करंट। तो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। द सब्सटेंस विच हैविंग अ वेरी लो रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंडक्टर। एंड द सब्सटेंस विच हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई है, रोकने वाला बहुत हाई है, तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ये देखो, ये देखो, सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस है मतलब उसमें से करंट आराम से फ्लो हो पाएगा। ओके, अब इंसुलेटर, सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, रोकने वाले बहुत है। अब रोकने वाले बहुत है तो करंट उसमें से क्या होगा, बहुत कम फ्लो होगा ना, बहुत कम फ्लो होगा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। सो गाइस क्या बोलते हो। सो गाइस अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक, दो टॉपिक मैं एक साथ लेने वाला हूं, रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। लेक्चर तो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूं, पर क्या था, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा ना। कितने मिनट का हो गया ये हो गया 17 मिनट का। ये 17 मिनट का वीडियो होगा तो अच्छा रहेगा, और इसके बाद के पूरा चैप्टर आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। इस वीडियो का ये पहला लेक्चर नंबर 1 है, इसका लेक्चर नंबर 2, और इस तरह से चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो बाय बाय गाइस, वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।